electrolyte which dissociates completely into ions. The electrolyte which dissociates completely into ions are called strong electrolyte. वो इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में पूरे तरीके से टूट जाए उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब देखिए, जैसे आप NaCl को अगर पानी में डाल दिए, NaCl को, तो NaCl पानी में पूरे तरीके से टूट जाता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब भी रहेगा तो यहां जो एरो का मार्क बनेगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन वाला, कि मतलब रिएक्शन इधर से हो रहा है, ये दोनों कंबाइन करके फिर ये नहीं बना रहा है, केवल ये आयन में टूट रहा है। ऐसा नहीं कि ये दोनों मिलके फिर से ये बना रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा साइन बना रहेगा तीर का, इरिवर्सिबल रिएक्शन वाला। इसका मतलब है कि ये 100% आयन में टूट रहा है, कंप्लीटली आयन में टूट रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि टाइम 0 है, इसका कंसंट्रेशन है C, NaCl का कंसंट्रेशन है C। कब? जब टाइम 0 है। टाइम 0 मतलब कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो ये होगा 0, ये होगा 0। कब? जब टाइम 0 है। लेकिन जैसे ही समय कुछ बीत गया, मतलब रिएक्शन जैसे ही चालू हुआ तो ये घटना चालू होगा, क्योंकि बिना रिएक्टेंट के घटे तो प्रोडक्ट बनता नहीं है। ये घटना चालू होगा और ये घटते घटते 0 हो जाएगा। 0 कहने का मतलब कि अब ये NaCl एक भी बचा नहीं, जितना भी NaCl था वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो इसका कंसंट्रेशन जितना है, इसका उतना ही कंसंट्रेशन, इसका उतना ही कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि आगे 1 लगा हुआ है तो C, इसके भी आगे 1 लगा हुआ है तो C। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आगे 2 लगा रहता तो इसको लिखते 2C, अगर इसके आगे 3 लगा रहता तो इसको लिखते 3C। फिर से बात सुनिए, NaCl का कंसंट्रेशन C है अगर टाइम 0 है, तब जैसे ही समय कुछ बीतेगा तो कंसंट्रेशन घटते घटते 0 हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन घटते घटते 0 हो गया तब इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए अपने आयंस में, जो अपने आयन में पूरा पूरा टूट जाए। तो जब ये पूरा पूरा टूट गया तब तो ये कुछ बचा ही नहीं। अब ये जितना है उतना ही Na उतना ही Cl, क्योंकि एक NaCl में एक Na है तो CNaCl में CNa है, एक NaCl में एक Cl है तो CNaCl में CCl है। तो जितना ये था उतना Na उतना Cl। अगर ऐसे तोड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कैसे I निकालते हैं अभी I नहीं बता रहे हैं, I को एक बार में बताएंगे। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पहले इसको समझा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको एक एग्जांपल दिए, दूसरा एग्जांपल देने जा रहे हैं। MgCl2 है, इसको आयन में तोड़िएगा तो Mg प्लस 2Cl माइनस, मतलब एक MgCl2 से 2 Cl बन रहा है। देख लीजिए, टाइम 0 है, इसका कंसंट्रेशन है C, तो अगर रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है तो ये कितना होगा? 0। समय कुछ अगर बीता तो ये घटेगा और घटते घटते अगर 0 हो गया तब इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक MgCl2 से एक Mg मिल रहा है तो CMgCl2 से CMg प्लस 2 मिलेगा। एक MgCl2 से 2 Cl मिल रहा है तो C से 2C मिलेगा। इसीलिए बोल रहे थे कि आगे अगर 2 है तो 2C लिखो, है 3C लिखो। लेकिन ये अगर घटते घटते 0 हुआ तो ये भी हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम फिर बताएं कि I निकालना भी नहीं बता रहे हैं, कि कैसे इसमें I निकालेंगे, कैसे इसमें I निकालेंगे नहीं बता रहे हैं। I का बात एक बार में बताएंगे।
अभी पहले आपको बताएं कि केवल कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा पूरा आयन में टूट जाए उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इसके बाद अब आ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे द इलेक्ट्रोलाइट which dissociates partially into ions are called weak electrolyte। वो इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में टूटे लेकिन पार्शियली टूटे, मतलब कुछ परसेंटेज टूटे, पूरा पूरा नहीं टूटे, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ये पूरा पूरा टूट रहा है, इररिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दिए, कंसंट्रेशन सी है, टाइम 0 है, तब समय कुछ बीता, ये घटते घटते 0 हो गया, मतलब ये बचा ही नहीं, 100% ये खत्म हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जो पूरा पूरा नहीं टूटेगा उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे CH3COOH, ये जब आयन में टूटेगा CH3COO- और H+, तो ऐसा तीर का निशान नहीं बना के ऐसा तीर का निशान बना है। इसका मतलब कि ये आयन में टूट रहा है और ये आयन फिर से मिलके ये बना भी रहा है, तो जब ये बन भी रहा है तो ये 100% टूटा नहीं। ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में काम करने का अंदाज थोड़ा बदल जाता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्लास 11th में बहुत सारा बात पढ़े भी है, तो थोड़ा सा वही बात पहले रिवाइज करना है यहाँ कि टाइम 0 है, कंसंट्रेशन है C, टाइम 0 है तो ये होगा 0, ये होगा 0, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होता था। समय कुछ बीत गया, इसका कंसंट्रेशन 0 नहीं लिख देना है, अगर 0 लिख दिए तब तो आप शो कर दिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब है कि C में से कुछ घटेगा, C 0 नहीं हो जाएगा, C में से कुछ घटेगा, C में से घटा C अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा को पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या पढ़ते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसका मतलब होता है परसेंटेज बटा 100, परसेंटेज बटा 100। कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा एसिड है जो 1% आयन में टूट रहा है, 1%, तो अल्फा का वैल्यू होगा 1/100, 0.01। अगर ये ऐसा एसिड है जो कि 2% आयन में टूट रहा है, तो अल्फा का वैल्यू होगा 2/100, मतलब अल्फा का वैल्यू हो गया 0.02। अगर ये ऐसा एसिड है जो कि 3% आयन में टूट रहा है, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 3/100, मतलब 0.03। तो बताएं कि अल्फा को पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और अल्फा निकालने का मतलब ये है परसेंटेज बटा 100। अल्फा का ये मतलब बताएं, समझिए कि अल्फा होता क्या है, ये बताएं। अल्फा क्या होता है ये बताने के लिए आपको यहां पर ये चीज लिखे हैं। तो C है तो C में से घटा C अल्फा।
अब ये जितना घटा है ये उतना ही बनेगा। अब चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका मतलब कि इधर से भी रिएक्शन हो रहा है और इधर से भी रिएक्शन हो रहा है। जब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, दो तरफा होने वाला रिएक्शन होता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी अगर रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन में एक समय इक्विलिब्रियम आता है। तो यहां भी इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं के ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एसिड के टूटने से इक्विलिब्रियम आ रहा है। ये एसिड है, अगर ये बेस होता तो लिखते हैं के बी। एसिड टूट रहा है तो के ए, बेस टूट रहा है तो के बी। ये है के ए को पढ़ते हैं, यहां इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर ये बेस होता तो Kb लिखते, तो उसको पढ़ते आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका होता है, पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है ये और नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का फॉर्मूला होता है, पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तब जाकर नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो Ka इज इक्वल्स टू, इसका कंसंट्रेशन है C अल्फा, इसका भी कंसंट्रेशन है C अल्फा और इसका कंसंट्रेशन है C माइनस C अल्फा। इसमें C को C से गुना करें तो C स्क्वायर, अल्फा को अल्फा से गुना करें तो अल्फा स्क्वायर और नीचे दोनों में C है, C को कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा। एक C से एक C को अगर उड़ा दें तो Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये Ka का फॉर्मूला हुआ। इसके बाद आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं कि फॉर वीक एसिड अल्फा इज वेरी स्मॉल। वीक एसिड ये सब के लिए अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है। फॉर वीक एसिड अल्फा इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। जो वीक एसिड है उसके लिए अल्फा बहुत छोटा होता है और उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर यहां से अगर अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां से नेग्लेक्ट करेंगे, यहां से नहीं। कोई भी छोटे नंबर को तभी नेग्लेक्ट किया जाता है जब वो जोड़ में हो या घटाव में हो। जैसे ये घट रहा है तो यहाँ पे अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे गुना में है, C को गुना कर रहे हैं अल्फा से, तो कोई भी छोटे नंबर को अगर गुना करेंगे तो गुना में वो नेग्लेक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में नेग्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ एडिशन और सबट्रैक्शन में नेग्लेक्ट होगा। ये घट रहा है तो यहाँ से अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे। तो फॉर्मूला आ जाएगा Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर, जहां अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा Ka डिवाइडेड बाई C और अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट K बाई C। तो ये अल्फा निकालने का फॉर्मूला पढ़ना था 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में। यहां पर सॉल्यूशन पढ़ाने समय टीचर लोग ये मान के चलते हैं कि बच्चों को ये आता है और सीधे इस फॉर्मूला को यूज कर देते हैं। तो सीधे अगर यूज कर देते तो आपको दिक्कत होने लगता, इसलिए इतना पूरा बात पहले हम बता दिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा कैसे निकालते हैं या अल्फा कुछ होता है, उसके बारे में आपको बता दिए। अब हम आपको वेन हॉफ फैक्टर के कैलकुलेशन पर लेके चलते हैं कि कैसे वेन हॉफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी तो इतना जो भी आप फॉर्मूला देखें, सारा फॉर्मूला आप फॉर्मूला वाले पन्ने पर लिखिएगा। अब आपको बता रहे हैं किस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको आई कैलकुलेट करना है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे आई कैलकुलेट करना है। ये पहले छोटा सा बात सिखा देंगे, तब फिर क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन को 3 मेथड से बनाएंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आई कब लगाना है, कब नहीं लगाना है और कब कैसे लगाना है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि NaCl है, क्वेश्चन में कह दिया कि
जो सॉल्यूट है वो 100% डिसोसिएट कर रहा है। ये क्वेश्चन में कह दिया कि जो सॉल्यूट है वो 100% डिसोसिएट कर रहा है। जब भी ऐसा कह दिया तो आप समझ जाइएगा कि 100% डिसोसिएट करने का मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तीर का निशान ये वाला बनाइएगा, इसको आयन में तोड़ दीजिएगा। एक Na है तो एक Na लिख दीजिएगा, एक Cl है तो एक Cl लिख दीजिएगा। Na पे चार्ज होता है +1, Cl पे चार्ज होता है -1 दे दीजिएगा। उसके बाद आप I निकालिएगा, तो I निकालने का तीसरा फॉर्मूला बोलिए क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन था, लेकिन यहां पर तो एसोसिएट कर नहीं रहा है, यहां तो डिसोसिएट कर रहा है। तो यहां डिसोसिएट वाला बात कर रहे हैं कि पार्टिकल टूटने के बाद कितना, तो टूटने के बाद है 1 और 1 2, तो लिख दिए 2। और टूटने के पहले कितना है तो 1, तो I का फॉर्मूला हो गया 2/1 मतलब 2। जैसे और कोई लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए जैसे MgCl2। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो 100% आयन में टूटे। एक मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम आयन, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोराइड आयन। I आपको लिखना है, तो I का तीसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो टूटने के बाद कितना पार्टिकल है? 1 और 2 3, तो पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 3। अब पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, टूटने के पहले ये 1 है, तो I का वैल्यू हो गया 3। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे निकालते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे निकालते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे निकालते हैं ये समझिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पार्शियली आयन में टूटेगा, CH3COO- और H+। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप ये पढ़े हैं कि टाइम 0 है तो इसको C रखो तो ये होगा 0, ये होगा 0। समय कुछ बीत गया तो इसको C - C अल्फा करो तो ये होगा C अल्फा, ये होगा C अल्फा। अब मेरा बात ये समझिए, कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर रहेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको अगर I निकालना हो तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि I कैसे निकालिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत ही सिंपल है। आप क्या कीजिएगा कि टाइम 0 है तो C के जगह पे इसको 1 मानिएगा, इसको C नहीं मान के क्या मानिएगा 1। मन में पढ़ेंगे C, लेकिन लिखेंगे यहां 1, C का वैल्यू आप 1 मानेंगे। तो ये तो होगा 0, ये तो होगा 0, C रहता था तो ये 0 और ये 0 होता था। अब समय कुछ बीत गया तो होगा C - C अल्फा। C को तो आप माने 1, तो C - C अल्फा, C को 1 माने तो 1 अल्फा, 1 को अल्फा से गुना करिएगा तो कितना आएगा अल्फा। अब जितना ये घट रहा है ये उतना ही बनेगा, ये उतना ही बनेगा। पहले ऐसे तो लिख देंगे, कुछ नहीं किए हैं, C के जगह पे केवल 1 लिए हैं, C के जगह पे 1 लिए हैं। अब C अल्फा था तो 1 अल्फा, 1 को अल्फा से गुना किए तो अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। हमेशा ऐसे ही करेंगे, कब? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तब। अब फॉर्मूला है पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। टूटने के बाद कितना पार्टिकल है? तो बच्चा लोग बोल देता है कि अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, तो ये गलत हो गया। टूटने के बाद केवल ये दोनों नहीं है, ये भी है। यहां पर इसको नहीं गिनते थे, यहां पर केवल 1 और 1 2 गिनते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये C था तो ये 0 0 था। अब जब टाइम कुछ बीतता था तो ये 0 हो जाता था, तब ये C और C बच जाता था। तो आप केवल इसको गिनते थे क्योंकि ये तो 0 हो जाता था, इसको नहीं गिनते थे। लेकिन यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये खत्म नहीं हो गया है, तो आपको इसको तीनों को काउंट करना होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो टूटने के बाद ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये खत्म नहीं हुआ है, तो इसको तीनों को जोड़ेंगे। तो 1 - अल्फा को इसमें जोड़ दे रहे हैं, ये अल्फा, इसमें जोड़ दे रहे हैं ये अल्फा। ये हुआ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ये वाला लिखें प्लस ये वाला लिखें
प्लस ये वाला लिखें। अब पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, टूटने के पहले कितना है, तो 1। अब ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा खत्म हो गया, तो I बराबर क्या बचा, 1 प्लस अल्फा। ये वेंट हॉफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला